हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मध्य प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको खबर खंडवा से बता दें, जहां पंधाना रोड स्थित एग्रो फैक्ट्री में आग लगने की खबर सामने आ रही है। आग से लाखों का अनाज और सामान यहां जलकर खाक हो गया है। वहीं आग लगने के कारण अभी तक अज्ञात है। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम हालांकि यहां लगी हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि कितनी भीषण ये आग है। इन तस्वीरों से ही ये साफ समझा जा सकता है कि भीषण आग यहां पर लगी है। बताया जा रहा है कि एग्रो फैक्ट्री है जहां पर ये आग लगी है। वहीं आग से लाखों का अनाज और सामान जलकर खाक होने की भी खबर सामने आ रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम इस वक्त वहां पर पहुंच चुकी है और आग बुझाने का कार्य इस वक्त जारी है। अब तक आग लगने के कारण अज्ञात है। अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि किन कारणों से इस फैक्ट्री में आग लगी है। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रतीक मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रतीक, सबसे पहले तो वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है? क्या आग पर काबू पाया जा चुका है? जी रचना, मैं आपको बता दूं कि आग काफी भीषण है और काफी लंबे क्षेत्र में जो है फैल चुकी है और फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो अभी भी आग को पूरी तरीके से बुझाने के प्रयासों में यहाँ पर लगी हुई है और हर संभव प्रयास जो है वो आग को बुझाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि काफी बड़ा एक गोदाम भी यहाँ पर इस फैक्ट्री के साथ में लगा हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में अनाज भी भरा हुआ है और ये काफी बड़े क्षेत्रफल में फैली हुई एक फैक्ट्री है। इस कारण से आग को बुझाने में काफी कठिनाई हो रही है और दमकल के साथ साथ पुलिस की टीम और आसपास के जो कर्मचारी और मजदूर जो काम कर रहे थे इंडस्ट्रियों में आसपास, वो भी यहाँ पर आग बुझाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी रचना। प्रतीक, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि बहुत ही बड़ी एरिया में ये आग फैल चुकी है, कोई अंदर फंसा हुआ तो नहीं है क्या? इस बारे में भी कोई जानकारी आप तक पहुंची है? हालांकि अभी इस विषय में ये कहा जा सकता है कि अंदर कोई फंसा हुआ नहीं है और किसी प्रकार की जनहानि इसमें अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से आग की भयावहता दिख रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग को बुझाना काफी कठिन यहाँ पर दमकल कर्मियों के लिए साबित हो रहा है और आग को रोकना जो है वो एक तरीके से बड़ा मुश्किल यहाँ पर हो रहा है। आप तस्वीरों में भी हमने देखा है कि दमकल की जो गाड़ियां हैं वो लगातार आ रही हैं और आग को बुझाने के लिए यहाँ पर प्रयासरत हैं। जी रचना। जी, चलिए खबर पर नजर बनाकर रखिएगा प्रतीक। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खंडवा की ये तस्वीरें जहां पर भीषण आग एक फैक्ट्री में लगी है। हालांकि इस वक्त कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। खबरों में बढ़ेंगे आगे। छतरपुर में आरके कॉलेज की बाउंड्री वॉल गिरने से 2 छात्रों की यहां मौत हो गई है। वहीं 4 छात्रों को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। घटना लवकुश नगर की है। वहां बाउंड्री वॉल बिना पिलर के बनाई गई थी। बताया जा रहा है कि घटना के बाद गुस्साए छात्रों ने यहां जमकर हंगामा किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने समझाकर उन्हें शांत करवाया है। वहीं घटना के बाद कॉलेज प्रबंधन के लोग ताला डालकर मौके से भाग निकले। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं ये घटना कैसे घटित हुई और उसमें कौन लोग दोषी हैं, इसकी जांच की जा रही है। घटना की जानकारी लगते ही चंदला बीजेपी विधायक मौके पर पहुंचे और बताया कि बाउंड्री वॉल बगल में स्थापित कंपनी डीजी मिनरल से लगी है। उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से बीच बस्ती में एक कंपनी पत्थर खनन का कार्य कर रही है वो गलत है। वहीं दोषियों पर कार्रवाई के लिए पार्टी स्तर पर बात करेंगे। ये जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय घटना हुई है और इस तरह की घटना आगे न हो इसके लिए भी हम सभी को प्रयास करना चाहिए। और मैंने अभी एसडीएम साहब को भी बोला है कि कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाइए। और जिसमें 6 बच्चे के ऊपर उसका इंजर्ड हुए थे, जिसमें लेटर ऑन 2 की डेथ हो गई है। मर्ग कायम करेंगे और मर्ग में जो भी तथ्य आते हैं, साक्ष्य आते हैं, जो स्टेटमेंट वगैरह आएंगे उस अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता के मिश्रा पर एफआईआर के मामले में क्राइम ब्रांच अब जांच करेगी। के मिश्रा को कल नोटिस भी जारी किया गया है पेश होने के लिए। वहीं क्राइम ब्रांच के डीसीपी ने ये नोटिस जारी किया है। आजाद थाने ने केस डायरी क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं भोपाल से। कांग्रेस नेता के मिश्रा पर एफआईआर जो दर्ज हुआ था, इसमें अब
क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच करने जा रही है। के मिश्रा को कल पेश होने के लिए नोटिस भी जारी किया गया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्राइम ब्रांच के डीसीपी ने ये नोटिस जारी किया है। बता दें कि आजाद थाने ने केस डायरी क्राइम ब्रांच को अब सौंप दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, कांग्रेस नेता पर जो एफआईआर का मामला था, इस पे अब आगे की कार्रवाई क्राइम ब्रांच करने जा रही है। देखिए, ये जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं लक्ष्मण सिंह मरकाम, इन्होंने कल एजे के थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में उल्लेख किया था कि उन पर जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद आरोप है। इसके चलते एजे के थाने ने जो कांग्रेस के नेता हैं के मिश्रा, उनके खिलाफ अनुसूचित जनजाति और कई ऐसी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें जो नॉन अवेलेबल धाराएं हैं। उसके बाद इस मामले में तूल पकड़ा और आज इस मामले की जो केस डायरी है वो क्राइम ब्रांच के हाथों में आ गई। क्राइम ब्रांच अब इस मामले की आगे की जांच करेगी। और बता दें कि इस जो डीसीपी क्राइम ब्रांच है अमित सिंह, उनका कहना है कि हमने इस संबंध में के मिश्रा को नोटिस जारी किया है। यदि वो कल क्राइम ब्रांच में आकर हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। फिलहाल जो है अब इस मामले की नई सिरे से जो है क्राइम ब्रांच जांच करेगी। जो केस डायरी है एजे के थाने ने वो क्राइम ब्रांच के सपोर्ट कर दी है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मैं सभी कश्मीरी भाइयों से ये निवेदन करता हूं कि जो लोग मध्य प्रदेश में हैं, अगर वो कश्मीर जाना चाहते हैं तो प्रदेश सरकार उनकी मदद करेगी, वो सरकार से संपर्क करें। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विवेक तनखा पर तंज कसते हुए कहा कि मैंने सुना है कि आप द कश्मीर फाइल फिल्म नहीं देखेंगे क्योंकि आप उनका दर्द जानते हैं। मेरी आपसे ये अपील है कि आप हमें उन पीड़ित परिवारों की सूची दें जो कश्मीर में फिर जाना चाहते हैं। वहीं इस पर कांग्रेस नेता और खुद एक कश्मीरी हिंदू विवेक तनखा ने कहा कि वो कश्मीरी पंडितों को कश्मीर भिजवाने के गृहमंत्री के बयान का स्वागत करते हैं, मगर कश्मीरी पंडितों की समस्या सिर्फ कश्मीर तक पहुंचने की नहीं है। तनखा ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को परिवहन से ज्यादा कश्मीर में सुरक्षा, पुनर्वास और रोजगार के साथ ही मुआवजा देने की आवश्यकता है। मैं सभी कश्मीरी भाइयों से निवेदन करूंगा जो मध्य प्रदेश में हैं, अगर वो वापस जाना चाहें तो हमें इत्तला करें। हम उनको वहां पर वापसी सुनिश्चित कराएंगे और भेजने की व्यवस्था भी करेंगे। कश्मीरी पंडित सक्षम है, वापस तो खुद जा सकते हैं। समस्या है वहां पर जाके उनकी सुरक्षा की। समस्या है वहां पर जो उनकी संपत्ति जो डिस्ट्रेस सेल में चली गई है उसको कैसे उनको वापस मिलेगी या उसका कॉम्पनसेशन मिलेगा। समस्या है वहां जाके वो करेंगे क्या। एमपी के इंदौर उज्जैन संभाग में 28 मार्च से गेहूं खरीदी शुरू हो चुकी है। वहीं भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर सहित बाकी संभागों में 4 अप्रैल से गेहूं की खरीदी होगी। सोमवार से शुक्रवार के बीच खरीदी की जाएगी। वहीं प्रदेश में 2 नए बदलाव के साथ गेहूं खरीदी हो रही है। इसके तहत किसानों को ऑनलाइन स्लॉट बुक करवाना होगा। वहीं स्लॉट बुकिंग होने के 3 दिन के अंदर किसान सेंटर पर गेहूं बेच सकेंगे। वहीं किसानों को एक ही बार में पूरा गेहूं बेचना अनिवार्य होगा। गेहूं खरीदी की ऐसी ही 2 तस्वीरें देखने को मिली। उज्जैन के चिमनगंज अनाज मंडी में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू हुई। सुबह से ही यहां गेहूं बेचने के लिए किसानों की भीड़ नजर आई। तो वहीं जिले में 170 से अधिक गेहूं खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। इंदौर में करीब 100 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जहां सरकार ने एमएसपी 2015 घोषित की, लेकिन मार्केट में 2200 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं बिक रहा है और इसलिए पहले ही दिन खरीदी केंद्र पर किसानों का रुझान कम रहा। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण मामले में राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग से जुड़े आंकड़े पेश करने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट से समय मांगा है। हाईकोर्ट की नई बेंच ने ओबीसी आरक्षण से जुड़ी सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की है। वहीं हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जरूरी आंकड़े और दस्तावेज पेश करने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दी। मामले पर अगली सुनवाई 27 अप्रैल को की जाएगी। इधर ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामलों के लिए सरकार की ओर से नियुक्त विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह के मुताबिक अगली सुनवाई अहम होगी, क्योंकि सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग के हाल ही में जुटाए गए ओबीसी आबादी के आंकड़े हाईकोर्ट में पेश कर सकती है। आपको ये भी बता दें कि 27% ओबीसी आरक्षण मामले में कई याचिकाएं कोर्ट में पेंडिंग हैं, जिनमें से कई मामलों पर हाईकोर्ट ने बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा रखी है। और प्रकरणों की सुनवाई 27 अप्रैल 2022 निर्धारित की है। हो सकता है उसके पूर्व
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा माननीय न्यायालय को ओबीसी से संबंधित जो कलेक्ट किए गए क्वांटिफाइबल डाटा हैं वो प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2012 मामले में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में 3 आरोपियों को दोषी पाया है। दोषी पाए गए तीनों अभियुक्तों ने अवैध तरीके से अपनी जगह दूसरे अभ्यर्थियों से परीक्षा दिलवाई थी। जांच में ये पाया गया कि अभियुक्तों ने अवैध तरीके से वन रक्षक के पद पर भर्ती होकर नौकरी हासिल की है। मामले में 2 अभ्यर्थी और 1 मध्यस्थ शामिल है। वहीं आरोपियों में देवेंद्र जाटव, पद्म सिंह खरे और आनंद सागर है। लोक अभियोजक सतीश दिनकर के मुताबिक 15 अप्रैल 2012 में हुई मध्य प्रदेश वन रक्षक भर्ती परीक्षा में देवेंद्र जाटव का अनुचित तरीके से चयन हुआ, जबकि देवेंद्र ने अपनी जगह किसी और व्यक्ति से परीक्षा दिलवाई थी। सभी को अलग अलग मामलों में 7 और 2-2 साल की सजा सुनाई गई है। देवेंद्र सिंह जाटव, पद्म सिंह खरे और आनंद सागर जो प्रतिरूपक के रूप में है, इनको धारा 467, 68 और 71 में 7-7 वर्ष, 419, 420 एवं मध्य प्रदेश परीक्षा अधिनियम की धारा में 2-2 वर्ष के दंड से दंडित किया है। भोपाल से गिरफ्तार जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश के 4 आतंकियों और 1 मददगार को जेल भेज दिया गया है। एटीएस 4 आतंकियों को कड़ी सुरक्षा घेरे में कोर्ट लेकर पहुंची थी, जहां से 8 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। एक और मददगार को एटीएस 25 तारीख को ही जेल भेज चुकी है। वहीं आतंकियों के एक मददगार अब्दुल करीम की तरफ से जमानत याचिका लगाई गई है, जिस पर 1 अप्रैल को अब सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र की फातिमा मस्जिद के पास से 12 मार्च की रात को 4 आतंकियों को पकड़ा गया था। एटीएस की पूछताछ में ये सामने आया है कि 4 आतंकी तालिबान को फॉलो करते हैं। वो संगठन में फुल और पार्ट टाइम भर्ती भी करते थे। सभी 5 का जुडिशियल रिमांड चाहा गया था, जो न्यायालय द्वारा 8 अप्रैल तक के लिए स्वीकृत किया गया। हाँ, अब्दुल करीम की ओर से एक जमानत का आवेदन लगा है, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा 1 अप्रैल के लिए सुनवाई हेतु रखा गया है। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में एक बार फिर से आंदोलन शुरू हो गया है। कॉलेज के मेडिकल टीचर्स 4 साल से 7वें वेतनमान का एरियर ना मिलने से नाराज हैं। वहीं नाराज मेडिकल टीचर्स ने अब विभाग को एरियर भुगतान के लिए 27 मार्च तक का समय दिया था, लेकिन तय समय में मांग पूरी ना होने पर सोमवार से चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। सोमवार को जीएमसी के मेडिकल टीचर्स ने सांकेतिक आंदोलन किया। वहीं कल से मेडिकल टीचर्स काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन करेंगे। मांग पूरी ना होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाने की संभावना है। एरियर की राशि प्राप्त नहीं हुई, जबकि ये राशि पूरे मध्य प्रदेश में सभी मेडिकल कॉलेज, सभी अधिकारी कर्मचारियों को मिल चुका है। आज से हमारा सांकेतिक विरोध शुरू हो गया है। कल से हम पूरी तरह से धरना प्रदर्शन और आगे की कार्रवाई के लिए हम स्वतंत्र हैं, जो हम करने जा रहे हैं। ट्रेड यूनियंस की 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल आज से शुरू हो गई है। इस हड़ताल को बैंक अधिकारी और कर्मचारियों के भी 3 संगठन इस हड़ताल को समर्थन दे रहे हैं। बता दें कि भोपाल में बैंक, बीमा, पोस्ट ऑफिस सहित 10 विभाग के कर्मचारियों ने 2 दिन की हड़ताल की है। निजीकरण समेत कई मांगों को लेकर कई ट्रेड यूनियन के सदस्य नीलम पार्क में हड़ताल पर बैठे। तो वहीं इंदौर में भी ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज यूनियन और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन की अपील पर 2 दिन के लिए एसबीआई को छोड़ प्रदेश के अधिकतर बैंक कर्मी हड़ताल में हैं। इंदौर में 641 बैंक शाखाओं में से 466 बंद हैं। वहीं इनमें 1,17,000 करोड़ से अधिक का व्यवसाय भी प्रभावित होगा। जबलपुर में हड़ताल के समर्थन में कर्मचारियों ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के गेट पर नारेबाजी भी की। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली पथरिया विधायक रामबाई अब शराब माफिया के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। शराबबंदी पर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की मुहिम से 4 कदम आगे बढ़कर रामबाई ने बड़ा बयान दिया। जबलपुर पहुंचे रामबाई ने कहा है कि वो अवैध शराब के अड्डों पर सिर्फ पत्थर नहीं फेंकेंगे, बल्कि शराब माफिया को घसीट कर मारेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दमोह जिले के गाँव में अवैध शराब की बिक्री से परिवार टूट रहे हैं, लिहाजा वो अपने विधानसभा क्षेत्र में शराब माफिया के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। पत्थर क्या, मैं तो खुद मारने की दम रखती हूँ, और जहाँ भी ऐसी स्थिति होगी तो बिल्कुल मारूंगी, घसीट के मारूंगी और महिलाओं के साथ लेके जाके मारूंगी। अगर कहीं ऐसी स्थिति आएगी तो बनेगी, जहाँ उधर आग भी रखूंगी।
आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओडब्ल्यू ने ग्वालियर में संविदा शिक्षक प्रशांत सिंह परमार के यहां छापेमारी की। ईओडब्ल्यू की टीम को उनके घर से 8 स्कूल, 4 कॉलेज, मैरिज गार्डन, आलिशान ऑफिस, गाड़ियां और 6 बैंक खातों की पासबुक और 2.5 करोड़ की जमीन मिली है। आरोप है कि शिक्षा विभाग में कई बड़े अफसरों से सेटिंग है उनकी। उन्होंने एजुकेशन माफिया बनकर करोड़ों की संपत्ति बना ली। वहीं उसके यहां से कई देशों का वीजा भी प्राप्त हुआ है। आरोपी परमार छापे के बाद से ही फरार बताया जा रहा है। वहीं ईओडब्ल्यू आरोपी के बैंक लॉकर को खोलने का इंतजार कर रही है। रविवार और सोमवार को बैंक कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से बैंक खातों की डिटेल नहीं मिली है। हालांकि टीम ने सभी बैंक खातों को सीज कर दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रशांत महाराजपुरा के हाई स्कूल में असिस्टेंट टीचर के पद पर है। वहीं ईओडब्ल्यू को काफी समय से उसके बारे में शिकायतें मिल रही थी। दो 2006 से अभी तक की जो इनकी आय होना चाहिए उसके मुकाबले में कई गुना ज़्यादा। कुछ मैरिज गार्डन की हमको सूचना मिली है, कुछ कॉलेजेस की सूचना मिली है, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हमको मिले हैं, तो उनके बारे में भी तस्दीक की जाएगी। अन्य जो इससे संबंधित चीज़ें होती हैं जांच में, बैंक्स को आदि को लेके अकाउंट्स को, उन सबको भी वेरीफाई किया जाएगा क्या है क्या नहीं है आदि पूरी प्रक्रिया उसको नियमानुसार इसको संपादित की जाएगी। ग्वालियर नगर निगम ने साल 2022-23 का बजट पेश कर दिया है। संभाग आयुक्त और नगर निगम प्रशासक आशीष सक्सेना दूसरी बार बजट उन्होंने पेश किया। निगम का ये बजट लगभग 1390 करोड़ रुपए का है, जिसमें सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और आय के साथ बचत पर ध्यान दिया गया है। बेहतर सड़कें बनाने के साथ ही पर्यावरण सुधार के लिए भी काम, डिवाइडर पर यूनिक पोल, सड़कों से पोल शिफ्टिंग के साथ नया वर्कशॉप बनाने का प्रावधान भी इस बजट में है। वहीं बजट पेश करने के दौरान आयुक्त किशोर कान्याल, अपर आयुक्त वित्त रजनी शुक्ला और उनके साथ ही दूसरे अधिकारी मौजूद रहे। इस बजट में ज्यादा कुछ नया नहीं है, बस ये जरूर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो काम नगर निगम को शहर विकास के सौंपे हैं उन्हें इस बजट में शामिल किया गया है। बजट में कोई नया टैक्स नहीं है, लेकिन जो लोग टैक्स चुकाना चाहते हैं उनके लिए शुद्धिकरण करके, और जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उन्हें टैक्स नेट में ला करके और राजस्व बढ़ाने की प्रक्रिया की जाएगी। इसी के साथ जो संपत्तियां बेकार पड़ी हुई हैं उन्हें लीज आउट करने के बाद साथ साथ जन भागीदारी से भी काम कराया जा करके राजस्व वृद्धि का प्रयास किया जाएगा। 1388 करोड़ का जो बजट बनाया गया है उसमें 3,27,000 का इसमें प्रॉफिट दिखाया गया है। हमारा मेन फोकस स्वच्छता को लेकर है। हरे भरे वर्गीकरण हम लोग कर रहे हैं। हम लोग डस्ट फ्री जोन बनाने जा रहे हैं। 50 किलोमीटर रोड नेटवर्क लगने में दे रहा है। उसमें सीएनजी का एक प्लांट लग रहा है यहाँ पर 31 करोड़ रुपए का, उसके माध्यम से कुछ व्हीकल सीएनजी के थ्रू चलेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।